everyone, welcome on this YouTube channel. I'm Usha Yadav and today we are going to discuss about Calvin cycle. Calvin cycle, which is also known as reductive pentose phosphate cycle. Why it is known as reductive pentose phosphate cycle, you will get to know when we discuss the whole cycle in a very simple manner. So first of all, Calvin cycle है क्या, कहाँ पे होती है, किस लिए जरूरी है? जब भी आप फोटोसिंथेटिक प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पढ़ते हो, आपने शायद ग्रेड 6 से ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पढ़ना चालू कर ही दिया होगा। आपको पता है कि जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं, दे कैन फिक्स द कार्बन डाइऑक्साइड बाय यूजिंग द लाइट एनर्जी, राइट? सो उसी फिक्सेशन के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमारे पास दो तरीके की रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। दोनों ही रिएक्शन इस फिक्सेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइट रिएक्शन बेसिकली आपकी एटीपी मॉलिक्यूल और NADPH मॉलिक्यूल के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिस ATP NADPH मॉलिक्यूल को हम फर्दर डार्क रिएक्शन में यूज करने वाले हैं। एंड दैट्स वाई हमारे फोटोसिंथेसिस में इन दोनों रिएक्शन का नाम भी रखा गया है। लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लाइट रिएक्शन में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइट एनर्जी को ग्रैब करेंगे और उस लाइट एनर्जी को ग्रैब करके विद द हेल्प ऑफ दिस लाइट रिएक्शन ATP और NADPH जैसे हाई एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करेंगे। इन हाई एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल को फर्दर डार्क रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस का मतलब ही होता है लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसाइज करना। अब क्या सिंथेसाइज करना है? प्लांट सिंथेसाइज करते हैं शुगर जो कि सुक्रोज की फॉर्म में उनके पास अवेलेबल होता है, जिसे वो ना केवल अपने लिए यूज करते हैं बल्कि उसको दूसरे जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, दूसरे कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, उनके लिए सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, तो इसी डार्क रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कैल्विन साइकिल, क्योंकि ये डार्क रिएक्शन आपकी साइक्लिक मैनर में होता है और इसको डिस्कवर मेल्विन कैल्विन नाम के साइंटिस्ट ने किया था, तो इसका नाम रख दिया गया कैल्विन साइकिल। इसी साइकिल को बायोसिंथेटिक साइकिल भी कहा जाता है। बायोसिंथेटिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस की ये वो रिएक्शन होती है जिसमें एक्चुअल में बायो यानी कि लिविंग मैटर का सिंथेसिस हो रहा है। लिविंग मैटर बोले तो सुक्रोज मॉलिक्यूल का एक्चुअल सिक्रेशन इसी फेज में हो रहा होता है ना। अब इसी साइकिल को हम लोग बायोसिंथेटिक साइकिल कह रहे हैं, कैल्विन साइकिल कह रहे हैं, इसी को हम लोग डार्क रिएक्शन भी कह रहे हैं। डार्क रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाइट इंडिपेंडेंट मैनर में काम करती है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग दैट ये लाइट इंडिपेंडेंट मैनर में काम करेगी, यानी कि ये डायरेक्टली आपकी लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, बट ऑफ कोर्स इनडायरेक्टली लाइट पर डिपेंडेंट है। उसका पर्पस इतना है कि लाइट रिएक्शन से जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं ATP और NADPH, उनको यूज करके ही डार्क रिएक्शन फर्दर सुक्रोज या शुगर मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन की कि कैल्विन साइकिल है क्या, एक्चुअल में ये होती कहाँ है? फोटोसिंथेसिस के दौरान होती है, फोटोसिंथेसिस का एक पार्ट हम कह सकते हैं। अब आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है हमारे फोटोसिंथेटिक प्लांट में होता है, तो हम कह सकते हैं कि कैल्विन साइकिल हमारे जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट हैं उन सभी का हिस्सा है, यानी कि उन सभी के अंदर कैल्विन साइकिल कंडक्ट हो रही है। अब आपने पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेटिक प्लांट दो तरीके के हो सकती हैं, C3 हो सकते हैं, C4 हो सकते हैं। हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे किसी अलग वीडियो में, पर अभी के लिए आपको याद रखना है, चाहे आपका फोटोसिंथेटिक प्लांट C3 है, चाहे आपका फोटोसिंथेटिक प्लांट C4 है, दोनों के अंदर ही कैल्विन साइकिल कॉमन होगी, यानी कि जितने भी एरोबिक फोटोसिंथेटिक प्लांट इस प्लैनेट पर अवेलेबल है सभी के अंदर कैल्विन साइकिल का कंडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेटिक प्लांट की एबिलिटी ही यही है कि वो शुगर मॉलिक्यूल को कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं, मतलब शुगर मॉलिक्यूल इन शॉर्ट कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं बाय द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय यूजिंग द लाइट एनर्जी, है ना। अगर हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को याद करें तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? 6CO2 प्लस H2O मॉलिक्यूल, राइट, in the presence of light energy and
in the presence of light energy and chlorophyll pigment, we will get 6C6H12O6 plus 6O2 मॉलिक्यूल। कुछ ऐसे ही आपने फोटोसिंथेटिक रिएक्शन पढ़ी होगी। इस रिएक्शन में आप देख पा रहे हो कि हमारे पास हम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे हैं और इसके फिक्सेशन के लिए हमें एनर्जी चाहिए, लाइट एनर्जी चाहिए। वो लाइट एनर्जी लाइट रिएक्शन में यूज होने वाली है। उस लाइट एनर्जी से जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम डार्क रिएक्शन में यूज करेंगे और उसके बाद ही हम लोग फिक्स कर पाएंगे कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। किसको फिक्स कर पाएंगे? हमारी इसको कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर पाएंगे, राइट। सो इस रिएक्शन की कंडक्शन के लिए फोटोसिंथेसिस में 2 पार्ट होते हैं, जिसमें केल्विन साइकिल उसका एक पार्ट। ये तो बात हो गई इतनी, ठीक है। अब बात आती है कि क्लोरोप्लास्ट हमारी वो लोकेशन होती है प्लांट में जहां पर फोटोसिंथेसिस कंडक्ट होता है। अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर समझना है कहां पर केल्विन साइकिल हो रही है तो थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम वापस अपने केल्विन साइकिल पर आते हैं। तो हमारा जो क्लोरोप्लास्ट आपको पता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसका इनर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर भी मेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। इन मेम्ब्रेन सिस्टम को इंडिविजुअली हम लोग थायलोकाइड बोलते हैं और जब ये ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं तो इनको ग्रेना कहा जाता है। ये ग्रेना एक दूसरे के साथ लैमेली से कनेक्टेड होते हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, दो स्ट्रॉम ग्रेना को कनेक्ट करने वाली लेयर को, मेम्ब्रेन को हम लोग लेमा बोल रहे हैं, ठीक है। अब बीच में जो ये व्हाइट कलर का आपको सब्सटेंस दिख रहा है, इसी को हम कह रहे हैं स्ट्रोमा, ठीक है। हमारी लाइट रिएक्शन के ऊपर हमारी डार्क रिएक्शन डिपेंडेंट है। लाइट रिएक्शन कंडक्ट होती है जहां पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि उसे तो लाइट को ग्रैब करना है ना। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं इन ग्रेना के अंदर। फोटोसिस्टम 1 भी यहां पर प्रेजेंट होगा, फोटोसिस्टम 2 भी यहां पर प्रेजेंट होगा। स्ट्रोमा लेमिली के पास भी फोटोसिस्टम होता है, फोटोसिस्टम का नाम है फोटोसिस्टम 1। सिर्फ फोटोसिस्टम 1 है जो हमारी लेमिला में प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लियर। लेकिन आपको पता है कि जो हमारी डार्क रिएक्शन है उसके लिए हमें फोटोसिस्टम की जरूरत ही नहीं है, इसलिए सिंपली इस डार्क रिएक्शन के लिए हमें चाहिए होते हैं एंजाइम्स। इट इज अ एंजाइमेटिक रिएक्शन और ये एंजाइम्स हमें कहाँ मिलेंगे? ये एंजाइम्स मिलेंगे हमें क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। तो हम कह सकते हैं केल्विन साइकिल कहाँ पर होगी? स्ट्रोमा में होगी, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हमारी केल्विन साइकिल, डार्क साइकिल, बायोसिंथेटिक साइकिल कंडक्ट होने वाली है। इन मेम्ब्रेन थायलोकाइड्स या ग्रेना के अंदर हमारी लाइट रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है। सो सिंपली इन लाइट, यहां पर जो लाइट रिएक्शन होगी, इन ग्रेनास के अंदर जो लाइट रिएक्शन होगी, उनसे हमें मिलेगा एटीपी, उनसे हमें मिलेगा NADPH, जो वो इस स्ट्रोमा के अंदर रिलीज कर देते हैं। उसके अलावा हमारी इस डार्क रिएक्शन के लिए हमें चाहिए CO2, हमें चाहिए वाटर। तो सिंपली वो तो हमें इस स्ट्रोमा के अंदर मिल ही जाएगा। इसीलिए डार्क रिएक्शन का जो प्लेस है उसके कंडक्शन का, वो होता है स्ट्रोमा, ठीक है, क्योंकि इसी में वो सारे एंजाइम्स अवेलेबल है, इसी में हमारा एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है और इसी में हमें CO2 और वाटर मिल जाएगा। इसीलिए हमारा जो साइट ऑफ इसका कंडक्शन है वो स्ट्रोमा होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग केल्विन साइकिल के ऊपर कि किस तरीके से ये आपकी क्लोरोप्लास्ट में कंप्लीट होती है। केल्विन साइकिल को इन शॉर्ट अगर आप समझना चाहें तो केल्विन साइकिल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। देखिए, केल्विन साइकिल की जब डिस्कवरी हुई थी तो इसको मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था और इसको C3 साइकिल का नाम भी दिया गया। C3 साइकिल इसको इसलिए कहा गया था क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, जो पहला स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, उसमें 3 कार्बन प्रेजेंट थे, ठीक है। अभी के लिए समझिए इतना ही कि जो फर्स्ट हमारा था उसमें 3 कार्बन अवेलेबल थे, इसलिए साइकिल को C3 साइकिल का नाम भी दे दिया गया, ठीक है। हमारी इस पूरी साइकिल के अंदर मेन जो एक इंपॉर्टेंट हमारे पास कंपोनेंट है वो है RUBP। इसी RUBP के कंटेक्स्ट में हमने कहा कि C3 साइकिल, केल्विन साइकिल या बायोसिंथेटिक फेज के 3 मेन स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जिसमें हम लोग RUBP का क्या कर रहे हैं? कार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं। पहले स्टेप में हम लोग RUBP का कार्बोक्सिलेशन करेंगे। कार्बोक्सिलेशन का जनरल मतलब समझिए, कार्बोक्सिलेशन मतलब यहाँ पर RUBP के साथ कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है, ठीक है, जनरल मतलब समझते हैं।
दूसरा स्टेप है जिसमें हम कहते हैं कि रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब रिमूवल हो रहा है। रिडक्शन की अगर आपको सिंपल डेफिनेशन पता है तो हम क्या कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, है ना, कुछ ऐसा ही होता है। तो रिडक्शन होगा यहाँ पर। थर्ड स्टेप होता है रीजेनरेशन। रीजनरेशन मतलब आरयूबीपी का वापस से रीजनरेशन करना, क्योंकि ये एक साइकिल है, एक C3 एक साइकिल है। इस साइकिल के अंदर आरयूबीपी अवेलेबल रहता है, लेकिन हम कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन भी कर रहे हैं और हमें नेक्स्ट साइकिल के लिए आरयूबीपी को वापस से जनरेट भी करना पड़ेगा। तो आरयूबीपी के कॉन्टेक्स्ट में हमने कहा कि C3 साइकिल को 3 पार्ट में डिवाइड करा जा सकता है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजेनरेशन। ठीक है, ये जो पहला कॉलम है ये आपको पूरा का पूरा हमारा केल्विन साइकिल एक्सप्लेन कर रहा है कि एक्चुअल में केल्विन साइकिल में होता क्या है। सो आप इसको प्लीज रीड आउट कर लें ताकि आपको अच्छे से डिटेल में पता चल जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने केल्विन साइकिल की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले साइट ऑफ लोकेशन हमारा केल्विन साइकिल का क्या है, अभी हमने बात करी। लोकेशन है हमारा स्ट्रोमा। क्यों है स्ट्रोमा? क्योंकि केल्विन साइकिल एक एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है। इस एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए और वो कहां पर अवेलेबल है, सारे के सारे स्ट्रोमा में अवेलेबल है। ठीक है, क्लियर। अब हमने कहा कि सारे के सारे हमारे एंजाइमेटिक एंजाइम्स वहां पर अवेलेबल होने की वजह से इसका कंडक्शन स्ट्रोमा के अंदर होता है। 3 स्टेप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इन टर्म ऑफ आरयूबीपी के टर्म में। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप इसका कंसेप्ट कि कैसे केल्विन साइकिल एक्चुअल में कंडक्ट होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं, अब देखो इसके लिए हम पहले रॉ मटेरियल भी यहाँ पर लिख लेते हैं साथ के साथ में, हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए, है ना। लाइट रिएक्शन से हमें मिला ATP, NADPH, जो अगेन हम लोग इस डार्क रिएक्शन में यूज करने वाले हैं। साथ ही साथ हमें चाहिए CO2 और कुछ वाटर मॉलिक्यूल, है ना। CO2 का तो फिक्सेशन ही करना है भैया, हमें शुगर बनाना है ना। एंड प्रोडक्ट भी हम लोग चलो यहाँ पे लिख ही लेते हैं कि एंड प्रोडक्ट हमारा केल्विन साइकिल से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलने वाला है सुक्रोज या फिर हमें मिलेगा स्टार्च, यानी कि इन शॉर्ट कह सकते हैं किसी भी फॉर्म में हम कहें तो हमें मिलेगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये हमारा एंड प्रोडक्ट है, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए CO2 तो हमें चाहिए, सभी तो उसका फिक्सेशन होगा, है ना। अब पहले स्टेप की तरफ चलते हैं। पहला स्टेप है हमारा कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन स्टेप में जैसे हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होने वाला है। ठीक है, इस स्टेप में आप क्या देखेंगे कि कार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में। अब ये जो कार्बोक्सिलेशन है ये केल्विन साइकिल के लिए बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि इसी स्टेप के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करेंगे तभी तो आगे जाके हम लोग उसे सुक्रोज बना पाएंगे, है ना। सो ये जो रिएक्शन है इसका कैटालिसिस होता है, ऑफकोर्स एक एंजाइम इसके लिए चाहिए, और कार्बोक्सिलेशन के लिए हमें जो एंजाइम चाहिए होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उसे नोट डाउन करा रहे हैं कि इस एंजाइम का नाम है आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज। देखो नाम याद रखना भी बहुत इजी है, एंजाइम का नाम कैसे रखोगे याद में, आरयूबीपी के साथ आरयूबीपी का कार्बोक्सिलेशन करा रहा है। हमारा सबस्ट्रेट क्या है, आरयूबीपी है, उसका कार्बोक्सिलेशन कराना है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कराना है, तो कार्बोक्सिलेज एंजाइम ही तो यूज होगा, है ना। अब ये जो आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है ये इसके पास 2 प्रॉपर्टी होती है, इसके पास ऑक्सीजनेज प्रॉपर्टी भी होती है, इसीलिए इसका पूरा नाम हो जाता है रुबिस्को एंजाइम। ठीक है, आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। इसके बारे में आप नोट कर लें, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम बोल सकते हैं, या इसी को आप मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन भी बोल सकते हैं, बिकॉज आपको पता है ना ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर, है ना। तो ये हमारा मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है। अब जब हमारा कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, आरयूबीपी के साथ हमने कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोक्सिलेशन कराया, तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम कहते हैं 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, या हम 3-फॉस्फोग्लिसरेट बोल सकते हैं, क्योंकि आरयूबीपी एक 5 कार्बन कंपाउंड था और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा 1 कार्बन कंपाउंड था, तो इससे हमें एक 6 कार्बन कंपाउंड मिलना चाहिए, बट हमें 3 कार्बन कंपाउंड के 2 यहाँ पर मिल जाते हैं।
ठीक है, क्योंकि 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड एक 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, ये हमारी पहली रिएक्शन है और यहीं से हमारा कार्बोक्सिलेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या याद रखना है, कार्बोक्सिलेशन में कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट है, रुबिस्को। अगर रुबिस्को प्रेजेंट नहीं होगा तो रुबिस्को के अलावा मतलब रुबिस्को अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो केल्विन साइकिल नहीं हो पाएगी। वन मोर थिंग, हमारा जो C3 साइकिल है, जो रुबिस्को एंजाइम है, ये कहां पर प्रेजेंट होता है, ये मीजोफिल सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मीजोफिल सेल के अंदर रुबिस्को प्रेजेंट होगा, चाहे आप C3 प्लांट की बात कर रहे हैं तो मेसोफिल सेल में, अगर आप C4 प्लांट की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये हमारा बंडल शीथ सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि C3 प्लांट के अंदर हमारी जो C3 साइकिल है वो मेसोफिल सेल में कंडक्ट होती है और C4 प्लांट में बंडल शीथ सेल में ये कंडक्ट होती है। क्लियर। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। सेकेंड स्टेप है हमारा जिसमें हम कह रहे हैं कि रिडक्शन करना है। रिडक्शन किसका होगा, हमारे RUBP जो अभी 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो चुका है, उस 3-फॉस्फोग्लिसरेट का रिडक्शन करना है और रिडक्शन करके अगेन एक ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसे हम कह रहे हैं ग्लिसरल्डेहाइड 3-फॉस्फेट। तो यहां पर फॉस्फोग्लिसरेट का रिडक्शन होगा और रिडक्शन होने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ग्लिसरल्डेहाइड 3-फॉस्फेट, जो आप इस इमेज में भी देख पा रहे हो, जो इन रिटर्न जाके क्या बनाएगा, हमारे सुक्रोज और स्टार्च मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेगा। तो बेसिकली इस स्टेप के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस आते हैं, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इन द लास्ट आपको याद रखना है कि रिडक्शन ही वो स्टेप है जिसमें हमें ग्लूकोज मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इसी स्टेप में होती है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज चाहे वो आपके पॉलीसेकेराइड यानी कि स्टार्च और सुक्रोज की फॉर्म में ही क्यों ना हो। सो इस स्टेप के अंदर आपको याद रखना है, इस स्टेप में यूटिलाइजेशन होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP का। हम कह सकते हैं कि रिडक्शन स्टेप में 2 ATP मॉलिक्यूल यूटिलाइज होते हैं, किस लिए, फॉस्फोरिलेशन के लिए। जो इंटरमीडिएट स्टेप इसमें इन्वॉल्व होंगे उसमें फॉस्फोरिलेशन आएगा, उसके लिए हमें 2 ATP चाहिए होंगे, साथ ही साथ हमें 2 NADPH चाहिए होंगे। देखो याद कीजिए हमने क्या कहा था, हमारे रॉ मटेरियल में हमें ATP चाहिए, NADPH चाहिए, उसको हमने कहाँ यूज किया, रिडक्शन वाले स्टेप में। हमें CO2 चाहिए था, उसको हमने कहाँ यूज किया, कार्बोक्सिलेशन वाले स्टेप में, है ना। याद आया, हमने इनको यूज कर लिया, हमारा रॉ मटेरियल अभी यूज हो गया है। अब थर्ड स्टेप हमने क्या करना है, रिडक्शन ही हमारा एक्चुअल स्टेप है जिसमें हमें सुक्रोज और स्टार्च मिल गया, यानी कि हमने सिंथेसिस तो कर लिया, स्टेप हमारा बायोसिंथेसिस हो चुका है। लेकिन अब हमें वापस से RUBP को जनरेट करना पड़ेगा। अगर RUBP जनरेट नहीं होगा तो हम वापस से साइकिल कैसे चलाएंगे। इसीलिए जो हमारा थर्ड स्टेप आता है, उस थर्ड स्टेप को हम कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन अगर उसको RUBP की कंटेक्स्ट में कहें तो रीजनरेशन ऑफ RUBP। ठीक है, अब इस रीजनरेशन स्टेप में भी हमें थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ेगी। सो रीजनरेशन स्टेप में हमारा जो CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है यानी कि RUBP, इसका रीजनरेशन करना पड़ेगा और इसके लिए हमें थोड़ी सी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। सो RUBP का रीजनरेशन अगर करना है तो इसमें हम देखते हैं कि ATP का यूटिलाइजेशन होता है फॉर द फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस के लिए, जिसके बाद हमें RUBP मिलेगा। तो हम देखेंगे कि इसमें हमें 2 ATP मॉलिक्यूल यूटिलाइज करने पड़ेंगे। ओके, 1 ATP मॉलिक्यूल, yes, 1 ATP molecule is going to be utilized for this step. Clear guys? तो यहां से हमारा केल्विन साइकिल कंप्लीट हो जाता है, हमें वापस से RUBP मिल जाता है। अब RUBP वापस से एक और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोक्सिलेशन कराएगा और सेम साइकिल हमारी रिपीट हो जाएगी, है ना। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा था, हमारी जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है ना। हमने देखा इस साइकिल में तो एक ही कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो रहा है, लेकिन एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से तो आपका शुगर मॉलिक्यूल नहीं बनने वाला, उसके लिए तो आपको बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो हम क्या देखते हैं कि हमारी जो केल्विन साइकिल है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए ये 6 टाइम रन होती है। एक सेकेंड, यस, ये 6 टाइम रन होती है क्योंकि एक साइकिल में एक बार में एक ही कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है। तो अगर हमें C6H12O6 बनाना है तो ऑफ कोर्स हमें इस साइकिल को 6 टाइम रन कराना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमारे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, है ना। तो चलिए मैं इसी चीज को थोड़ा सा यहाँ पर इसको इरेज करके समराइज कर देती हूँ। ठीक है, तो हमने क्या कहा, 1 टाइम जब भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड चलता, ये केल्विन साइकिल चलता है तो हमारी
रिडक्शन फेज के अंदर हमने कितना यूज किया था एटीपी, हमने वहां पर 2 एटीपी यूज किया था, 2 NADPH यूज किया था, है ना, ये वन टाइम का साइकिल है। सिमिलरली रीजनरेशन वाले स्टेप के अंदर हमने यूज किया, एक्सपेंड किया, है ना, पैसों का हिसाब तो रखना पड़ेगा, और एटीपी है क्या, मनी है, करेंसी है, राइट। तो रीजनरेशन स्टेप के लिए हमने क्या किया, 1 एटीपी को एक्सपेंड किया फॉर द फिक्सेशन ऑफ आरयूबीपी, नॉट फिक्सेशन एक्चुअली, आफ्टर फॉस्फोरिलेशन आरयूबीपी को रीजनरेट करने के लिए। अब हमने कहा था कि ये तो वन टाइम है, लेकिन अगर हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है तो हमें इनटू 6 टाइम हमारी साइकिल को चलाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि टोटल हमारा कितना एक्सपेंडिचर होगा, 12 एटीपी यहां पर एक्सपेंड होंगे, यहां पर 12 NADPH खर्च होगा, और इस स्टेप के अंदर भी हमारे पास क्या हो गया, 6 एटीपी यहां से मिल गया। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फिक्सेशन करने के लिए हमने 18 एटीपी मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ी, और हमें 12 NADPH को खर्च करना पड़ा। कहां से आए थे ये एटीपी और NADPH, ये हमें लाइट रिएक्शन से मिले थे, इसीलिए लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कपल्ड होती है। बिना लाइट रिएक्शन के डार्क रिएक्शन नहीं चलेगा। तो डार्क रिएक्शन वैसे तो इंडिपेंडेंट होता है, लाइट की उसे जरूरत नहीं है, बट उसको लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। अब इसी को आप देख सकते हो इस इक्वेशन के अंदर। इस इक्वेशन में हमने क्या देखा, हमने 6 CO2 मॉलिक्यूल लिया, क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर हमें बनाना है तो 6 टाइम साइकिल को चलाना पड़ेगा। वहीं हमने 11 H2 मॉलिक्यूल यूज किए, हमने कहा था रॉ मटेरियल में हमें CO2, वाटर प्लस में ATP प्लस NADPH चाहिए, है ना। 12 NADPH मिले जो हमने अभी यहां से कैलकुलेट किया, 18 ATP मॉलिक्यूल, 6 ATP रीजनरेशन वाले स्टेप में, रिडक्शन वाले स्टेप के अंदर हमारे 12 ATP हो गए, और लास्ट में प्रोडक्ट हमें क्या मिला, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट प्लस 12 NADP पॉजिटिव प्लस 6H पॉजिटिव, जो कहां से निकला, NADPH की वजह से, है ना। 18 ADP प्लस 17 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहां से निकला, हमारे इस 18 ATP की वजह से, है ना। तो इस तरीके से हमने क्या बना लिया, हमने बना लिया है सुक्रोज और स्टार्च विद द हेल्प ऑफ दिस केल्विन साइकिल। तो इस तरीके से हमारे केल्विन साइकिल जब चलेगा 6 टाइम अगर वो चलेगा तो हमें 18 ATP 12 NADPH को खर्च करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट में हमें मिलेगा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल या ग्लूकोज का ही कोई शुगर मॉलिक्यूल, हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड यूनिट, 18 ADP प्लस 12 NADP। तो ये था हमारा केल्विन साइकिल, सिंपल से सिंपल वे में। आपके एग्जाम में पूछा क्या जाता है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कितने एटीपी मॉलिक्यूल टोटल वहां पे हमें यूटिलाइज करने पड़े, कितने NADPH यूटिलाइज करने पड़े, साथ ही साथ आपसे पूछेगा कि ये कितने स्टेप में कवर होता है। तो मेजरली हमारा कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड रिडक्शन, थर्ड हमारा रीजनरेशन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका सीक्वेंस क्या है, इवन आपकी CSIR एग्जाम में इसका सीक्वेंस भी पूछा गया है कि पहले कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन है। C3 साइकिल का नाम C3 क्यों है, क्योंकि इसका जो पहला स्टेबल कंपोनेंट है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ये हमारा इसके साथ साथ ये 3 कार्बन है, और इसी के साथ आपने याद रखना है 3-फॉस्फोग्लिसरेट ये हमारा पहला कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन का जो डिस्कवर्ड हुआ था। तो सबसे पहला कंपोनेंट, स्टेबल कंपोनेंट 3PGA है जिसकी डिस्कवरी पहले हुई, और यही स्टेबल कंपोनेंट है इसीलिए क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, इस साइकिल को C3 साइकिल भी कहा जाता है। इस साइकिल का काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज एंड स्टार्च। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसे ही वीडियो लेक्चर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।